बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। ताकत के ऐवानों में बैठी हुई शख्सियात की परेशानी में इजाफा हो रहा है और वो लोग जो इन ताकत के ऐवानों और हुकूमत में बैठे हुए लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स और इनके इंटरव्यूज उठाकर देख लें तो आपको ये मुसलसल बता रहे हैं कि ये परेशानी किस हद तक बढ़ चुकी है और इसका हल तलाश करने के लिए इन तमाम हलकों ने अपने अपने नुमाइंदगान को मैदान में उतार दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत का एक नुमाइंदा राना सनाउल्लाह जो तर्जुमान है पाकिस्तान की हुकूमत का, आज उनका एक इंटरव्यू जिसमें 5 इशारे उन्होंने अपनी इस परेशानी के हवाले से दिए। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने या खामोश रहने की हुकूमत या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की ऑफर नहीं करवाई गई। लेकिन जब आप पाकिस्तान में जो सहाफ़ी इक़्तिदार की राहदारियों से खबरें ला रहे हैं और उन्होंने चैलेंज भी किया उन तमाम लोगों को जो कहते हैं कि मुज़ाकरात बुशरा बीबी या फिर बाकी लोगों के जरिए नहीं हो रहे, उन्होंने तारीखें भी बताई, नाम भी बताए और जो ऑफर्स करवाई जा रही हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से बहुत पहले ये ऑफर करवाई गई और फिर एक बयानिया बनाया जा सके कि इमरान खान जेल नहीं काट रहा बल्कि अपने घर बनी गाला में बैठा हुआ है। खान साहब को इनकी इस पूरी प्लानिंग का बहुत पहले से पता था। खान साहब ने इनकार कर दिया कि भाई मैं तो जेल में रहूंगा और यही फार्मूला इन्होंने बुशरा बीवी की सजा के हवाले से भी अपनाने की कोशिश की, एक रिफ्ट क्रिएट की कि देखें बनी गाला में वो इस वक्त अपने घर में नजरबंद हैं, वो कौन सा कोई जेल काट रहे हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त जो बयानात नून लीग की तरफ से खासतौर पे आते थे वो ये कहते थे कि देखें जी बनी गाला में बैठी हुई हैं, वो कौन सा कोई जेल काट रही हैं। एक नजरबंद उन्हें किया गया। जेल अगर किसी ने काटी है वो मरियम नवाज है, वो हुसैन नवाज है, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है कि जेल जाके पूछो कैसी होती है, सजा कैसी होती है। अगर तुमने सजा के बारे में सवाल करना है जाकर आसिफ अली जरदारी से पूछो, तुम्हें बताएगा कि जेल कहते किसे हैं। खान साहब को इन तमाम बातों का बहुत पहले से पता था और उन्होंने यकीनन इस चीज को भांप लिया और इस ऑफर को कभी भी कबूल नहीं किया। अभी भी ये ऑफर मौजूद है और अगर इसे कबूल कर लिया जाए तो फिर इनको आसानी हो जाएगी ना कि बयानिया बनाए कि देखो इमरान खान अपने घर में बैठा है, वो कौन सा कोई कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है। अब मसला ये जो बेचैनी का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर दीगर लोग, इनकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है। इमरान खान इनसे संभाला नहीं जा रहा जेल में। इमरान खान जितनी देर जेल में रहेंगे और फिर अगर बाहर आ गए, दोनों सूरतों में इनका बयानिया और इनकी हुकूमत और इनकी सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसलिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि ऑफ़र करवाएं और इमरान खान को किसी तरह नज़रबंद कर दिया जाए ताकि हमें पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल हो सके। व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ उन्होंने की है ना, आपको इससे भी अंदाज़ा लगाना चाहिए और ये एक तरह से ये खबर वो दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की आशीर्वाद से इमरान खान को ये ऑफ़र करवा चुके और ऐन मुमकिन है कि अगर खान साहब नहीं मानते तो हम फिर क्या करेंगे, हम उन्हें सिक्योरिटी के नाम पर बनी गाला मुंतकिल कर सकते हैं। और राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से एक अपनी स्टेटमेंट भी जारी की। इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत के मामला पर कहीं मुंतकली के इम्कानात जो हैं वो हो सकते हैं और उन्हें अडयाला जेल से निकालकर बनी गाला या फिर कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। अब अगर खान साहब वैसे नहीं मान रहे तो फिर ज़बरदस्ती इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसी तरह ये केस मुझे अदालत जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इन्होंने किया ना तो आप देखिएगा कि इमरान खान, जिस तरह बुशरा बीबी के मामले पर दरख्वास्त दी गई, इमरान खान भी अपनी इस मुंतकिली के हवाले से दरख्वास्त देंगे। फिर दूसरी चीज़ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान है और उन्हें सिस्टम में इसलिए इंजेक्ट किया गया ताकि पैगाम रसानी कर सकें और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ दे सकें। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हम मुक़्तदरा को ऑन बोर्ड लेकर ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का ये मैंडेट नहीं है कि वो सियासी जमातों से बात करे या मुज़ाकरात का किसी तरह भी हिस्सा बन सके। पाकिस्तान के अंदर 77 बरसों में, राना सनाउल्लाह साहब आप पाकिस्तान की तारीख को पढ़ लें, इस मुल्क के अंदर जो किंग्स पार्टीज बनाई जाती हैं, आपकी पार्टी के जो कायदीन हैं वो क्या कहते रहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और आज आप किस मुंह से उस इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार को छुपा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट नहीं है। बात तो आपने दुरुस्त की, लेकिन पिछले 3 बरसों में वो लोग जो कुछ करते रहे ये भी उनका मैंडेट नहीं था। माजी में जो कुछ होता रहा ये भी उनका मैंडेट नहीं था। पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा टाइम है वो जमहूरियत से
पाकिस्तान की आमरीत ने लिया, हम आज कहां पर स्टैंड करते हैं। जितना पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को इन सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया, उतना ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नुकसान पहुंचा चुकी है। जब आप कहते हैं ना कि हम ए पॉलिटिकल नहीं है, तो ये दलील है कि आप ही पॉलिटिकल हैं और आपने पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा किया। लेकिन देखें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं किस तरह वक्त बदल जाता है। वो लोग जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों पर खड़े होकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लिया करते थे, और फिर उन तमाम जर्नलों का जो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक की सीढ़ियों पर लेकर नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर नाम लिया, अब वो तमाम बातें पाकिस्तान की आवाम भूलेगी नहीं। आप अगर भुलाना चाहते हैं या शायद आपको कोई भूलने की बीमारी होगी, ये अलग बात है, लेकिन ये कहना कि ये उनका मैंडेट नहीं है, वाकई उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन ये भी बता दें कि आपकी जमात किस मैंडेट के मुताबिक इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, क्योंकि जवेद लतीफ साहब कुछ और बातें कर रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने एक और बात कही कि तरीके इंसाफ सियासी कैदियों की बात करती है, लेकिन हमारा मौकिफ यह है कि बताया जाए कि सियासी कैदी है कौन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी जितने भी केसेस थे, अगर आप खान साहब के केसेस को, जो 4-5 केसेस बड़े बड़े हैं, उनको उठाकर देख लें, साइफर इनको मुंह की खानी पड़ी, और अब खबरें लॉन्च करवा रहे हैं बाइडन की हुकूमत के खत्म होने पर। देखें कुछ ऐसे नकात थे जिनको हम बता नहीं सकते, बाकी 11 के 11 नकात छाप दिए कि जनाब 11 नकात ऐसे हैं जो पाकिस्तान में के हालात के हवाले से, ट्रेड के हवाले से बात की गई। ये सब बुखलाहट का नतीजा है कि किसी तरह हम बच जाएं, और अगर पैगाम आ गया तो फिर हम करेंगे क्या। अब सियासी कैदी इमरान खान का जो केस साइफर का था, उसका नतीजा आपके सामने है। इमरान खान को तोशाखाना से घड़ी, और फिर जो दीगर तोहाइफ के बारे में केस चला, उसका नतीजा भी आपके सामने आ गया। फिर आपने कहा अल-कादरी ट्रस्ट के, सर आज तक बरतानिया में हम यहाँ रहते हैं ना, हमने बरतानिया के अखबारात में जो खबरें पढ़ी, और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने, आज भी वो खबरें मौजूद हैं ऑनलाइन, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। 3 दिसंबर 2019 की गार्डियन अखबार के अंदर ये खबर नशर होती है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड ये केस था। यूके अथॉरिटीज ने एक डील की, नेशनल क्राइम एजेंसी सेटलमेंट करती है, और उसके बाद ये पैसा पाकिस्तान की हुकूमत को दे दिया जाता है। ये पैसा किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं गया था, और बरतानिया के अंदर ये चीज साबित भी नहीं हो सकी कि ये पैसा पाकिस्तान का था या किसका था, करप्शन का था। लेकिन बहरहाल ये पैसा जो है पाकिस्तान जो है वो जाता है। गार्डियन अखबार की हेडलाइन में लिखा गया कि पाकिस्तानी टाइकून एग्रीज टू हैंड ओवर 190 मिलियन टू यूके अथॉरिटीज, और फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इंक्लूडिंग द एसेट्स इंक्लूडिंग 50 मिलियन मेंशन ओवरलुकिंग हाइड पार्क इन लंदन हैव बीन सीज्ड फ्रॉम अ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून आफ्टर सेटलमेंट द यूके पुलिस डर्टी मनी इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है कि ये वन हाइड पार्क की जो बिल्डिंग है, ये कहाँ पर वाक़या है? ये जो इनका दफ्तर था ना हसन नवाज का, जो गालबन अब उन्होंने छोड़ दिया, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर वाला प्लॉट जो है, यानी जो बिल्डिंग थी, ये वन हाइड पार्क है, जिसे सेटलमेंट के अंदर दे दिया गया था नेशनल क्राइम एजेंसी, और पाकिस्तान को ये पैसा दिया जाता है। लेकिन सर ये साबित नहीं हो सका कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी के पर्सनल अकाउंट में गया, स्टेट बैंक, फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में ही पैसा जाता है। लेकिन केस आपने इमरान खान पर बना दिया कि देखें जी बदनीयती हुई, और फिर आपने 2-3 कार्टून जो थे उनको खड़ा किया बतौर गवाह, और वो गवाही देते हैं इमरान खान के खिलाफ। तो सर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी होती है, आप उसको पाकिस्तान की आवाम से दूर करके जेल में डाल देते हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? लोग अपने कागजात जमा करवाने के लिए गए और वहां पर उनके कागजात छीन लिए जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? हमारे सामने ऐसे हजारों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें नामालूम अफराद पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे, वहां जहां पर आप ये कागज जमा करवाने जाते हैं, वहां पर नकाब पोश खड़े होकर लोगों से उनके कागजात नामजदगी छीनते रहे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, उन्होंने फैसले देने शुरू किए और कहा कि जाओ जाकर फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि हम कंप्लाइंस कर सके। आपने उठाकर उन जजेस को उनकी कुर्सियों से अलग कर दिया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? इमरान खान जरा सी बात करता है तो आप उसका पानी बंद कर देते हैं, आप उसे जो सहूलियात जेल मैनुअल के मुताबिक मिलनी चाहिए आप वो सहूलियात देते नहीं है। खाना उसका बंद कर दिया गया, काल कोठरी में उसे आपने फेंक दिया, एक छोटे से सेल में रखा गया। गर्मी पड़ती है तो आप उसे एसी या रूम कूलर की सहूलत उसे छीन लेते हैं, सर्दी पड़ती है तो उसे हीटर नहीं दिया जाता। तो सरकार ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं तो और क्या है? और आप कहते हैं कि जनाब सियासी कैदी कौन है? पाकिस्तान के अंदर सर सिर्फ एक सियासी कैदी नहीं है, हर वो शख्स सियासी कैदी बन गया जो इमरान खान के साथ खड़ा है।
पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आवाम इस वक्त सियासी कैदी है। आप एक कैदी की बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये हुकूमत जाएगी ना, इन तमाम सियासी कैदियों को रिहाई मिलेगी, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये सच सुनना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आज वो जो वीडियो थी ना, जिस शख्स को का जो ज़हनी तवाज़ुन था वो खो बैठा, वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर। मैंने उसे तफसील के साथ नहीं देखा, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसकी बातों को सुन सकूं, लेकिन मैंने एक तहरीर पढ़ी कि मुझे उल्टा लटका कर मक्खियों से कटवाया जाता, मैं चीखता लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। तो सर ये सब सियासी कैदी नहीं तो और क्या है? और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इनसे बात करें कि बताया ये जाए कि सियासी कैदी है कौन। आपने 25 करोड़ आवाम को सियासी कैदी बना दिया अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए, और आप में आज इतनी जुर्रत है कि आप पाकिस्तान की आवाम के सामने इस किस्म का बयानिया बनाते हैं। व्यूअर्स, फिर इसके बाद जुडिशल कमीशन की एक खबर भी उन्होंने दी कि जुडिशल कमीशन के ऊपर हम बाद में करेंगे। मैंने आपको ना कुछ दिन पहले कहा था, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, कि जनाब जुडिशल कमीशन अगर बन भी जाए तो फिर इस चीज़ का फैसला कैसे होगा कि जज किसे बनाएं। अगर जज उनकी मर्जी का हुआ तो फैसला आपके खिलाफ आएगा, अगर जज आपकी मर्जी का हुआ तो फिर उसे नहीं मानेंगे। तो फिर ये किस तरह से कंसेंसस डेवलप किया जाए? आप कहते हैं कि हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। याद रखिएगा कि कानून में जुडिशल कमीशन की कोई हैसियत नहीं है। माजी में जितने कमीशन बन चुके हैं, या तो इनकी रिपोर्ट्स मंजरेआम पर नहीं आती बल्कि 2-3 सहाफ़ियों को दे दी जाती हैं और फिर उससे मर्जी के मतलब निकाल कर पेश किया जाता है। माल्टन के वाक़े में भी यही हुआ, श्रीलंका क्रिकेट टीम के में भी यही हुआ। और फिर आपको याद होगा कि ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला था, खबरें बाद में बहुत सारी पता चलती हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे वो किसी की मर्जी से तैयार किए गए कि आपने 12 सवालों का जवाब निकालना है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको क्लीन चिट दे दी गई, और उन 12 सवालों के गिर्द वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी घूमती है। तो सर इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि फैसला कौन करेगा कि जज और जो सरबराह होगा इस कमीशन का किसको लगाया जाए। फिर एक और बात भी उन्होंने की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब 3 लेवल पे आपको इसको देखना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब गए और उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब, ये जो आपकी सोशल मीडिया की टीम है, आप इन्हें काइंडली कहें कि ट्विटर बंद कर दें, या आपका जो ट्विटर अकाउंट है कम से कम ये पाकिस्तान में आ जाए, जहां से होम्योपैथिक किस्म की ट्वीट्स जो है वो की जाएं। और फिर उसके बाद ये जो साजिश है ना, इससे भी मैं पर्दा आगे चलकर उठाता हूं, लेकिन इसके बाद जो सेकंड लेवल है वहां पर देखें कि कुछ लोगों ने, यानी कि अब हुकूमत में बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं कि आप अपने ट्विटर के ऊपर जो हाथ होला रखें और ट्वीट सख्त ना करें, बाकी 4-5 दिन के बाद कसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसे डॉट के साथ आप डॉट मिलाते जाएं। और फिर कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया। ये जो सोशल मीडिया टीम थी जो बाहर बैठी हुई, वो कहते हैं कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है और इन लोगों को रोकना चाहिए। अब साजिश इसके अंदर क्या है? सर मेरी इतलात ये है कि कोशिश इनकी ये थी कि जिस तरह से इमरान खान के बयानिए को और इमरान खान की गुफ्तगू को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को, कैटेगोरिकली कह रहा हूं, तोड़ मरोड़ कर और मिनोअन आवाम तक नहीं पहुंचाया जाता। माजी में वैसे ही हुआ ना, खान साहब कहते कुछ थे, ये लोग बाहर आकर बताते कुछ थे, और फिर पंजोता ब्रदर्स वाला एपिसोड हो गया। तो यही हाल इस ट्विटर का भी करना चाहते हैं कि वहां से इमरान खान जिस तरह से डटे हुए हैं और पैगाम देते हैं, ये सिलसिला रुक जाएगा। अगर ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान आ गया तो वहां से क्या होगा? एन मुमकिन है कहा जाए कि मैं इमरान खान 9 मई की माफी मांगता हूं और जो कुछ हुआ बुरा हुआ। तो सर ये साजिश, इसके पीछे कुछ लोग जो थे वो काम कर रहे थे कि किसी तरह से ये ट्विटर अकाउंट जो है वो आ जाए। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है और जो मैंने पार्टी के अंदर दोनों तरफ बात की है, और खबर सर यही है कि इस साजिश के तहत, और अगर आप इसे माजी के जो एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं उसके तनाजुर में देखें तो ये बात आपको सच लगेगी कि ट्विटर से अगर एक पैगाम चला जाए, जस्ट इमेजिन करें कि इमरान खान के नाम पर एक पैगाम आप जारी कर दें और कहें कि जो कुछ हुआ इसमें मेरा हाथ था, या मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फलां बंदे को कहा, तो सर ये तो कन्फेशन स्टेटमेंट हो जाएगा, और वहां पे एन मुमकिन है कि किसी कन्फेशन स्टेटमेंट को ट्वीट कर दिया जाए। तो इस तनाजुर में भी कुछ लोगों ने काम किया, लेकिन खान साहब नहीं मानते। अब ये जेल में जाकर दोबारा लोगों ने कोशिश की है कि मनाया जाए कि सर आप ट्विटर को पाकिस्तान लाएं। तो एक बनीगाला ऑफर शिफ्ट करने पे बयानिया, और फिर ये ट्विटर वाला जो मामला है, ये आपने इसे 3 लेवल पर अब हमेशा देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर को कंट्रोल करके ये क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। फिर एक और जी इंटरव्यू है राना सनाउल्लाह साहब का,
جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری طرف پی ٹی آئی کے مطالبات مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے پھر یہ ہماری باری ہوگی، یعنی یہ باہر ہوں گے ہم اندر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر ملوث نہیں تھی اور یہ سازش تھی، ان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ اور پھر ویورز، یہ جو 13 سیٹوں والی جماعت ہے یہ آج آپ کو حکومت میں نظر آتی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر اس پہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ نون لیگ کے اپنے گھر سے آواز آ رہی ہے اور 2 آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور آواز نون لیگ کے گھر سے آئی، طارق فضل چودھری کی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ایسے نہیں مانتا ہم زبردستی منائیں گے، اور دوسرے صاحب بھی وہی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ عمران خان کا بنی گالہ شفٹ ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، ان کی حراست تو ختم نہیں ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو کل ہی بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن پھر میڈیا شلی چھوڑے گا کہ ڈیل ہو گئی، عمران خان کو بنی گالہ شفٹ ہونے کے لیے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جی اس کا جواب دیا، اور جواب کیا تھا کہ مطالبات سامنے رکھ دیے، مگر اگر کمیٹی عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کرا پا رہی تو اس کا اختیار نہیں ہے، بات نیت کی ہے یا حیثیت کی یہ پتہ اب چلے گا۔ اگر ڈیڈ لاک تھا تو عمران خان نے ختم کر دیا اور ہم نے مطالبات آپ کو لکھ کر نہیں دیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے وہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے اسی حوالے سے کہی کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق کوئی مطالبہ کمیٹی کے سامنے نہیں آیا، جب عمران خان کے مقدمات کے فیصلے لٹکائیں گے تو ان کی جانب سے سخت رد عمل تو آئے گا۔ جس صوبے میں ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتی ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہمیں علاج کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، وہ ایسے کیسے بات کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی اب یہ سوال ان سے بھی ہوا نا، اور کسی اینکر کو کہہ دیا ہوگا کہ پہلے ذرا سوال تے کرو انہوں کو لو اور پوچھو ان سے کہ یہ کمیٹی میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو پاکستان لایا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان کی اس مقبولیت کا یہ جو مومنٹم ہے توڑ سکیں۔ سر مومنٹم تو کسی جیت کا توڑا جا سکتا ہے، کسی ہار کا مومنٹم توڑا جا سکتا ہے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے جیت گیا اور جو ہمیشہ سے ہارے ہوئے ہیں وہ اپنی ہار کو جیت میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ جو جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب جیت کا سکندر ہی رہے گا، اور یہ شاید ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اب یہ اپنا وقت پورا کریں، 2 سال 3 سال، جب تک طاقت، جسے یہ طاقت کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہے یہ کھڑے رہیں گے، لیکن اصل طاقت پاکستان کی عوام ہے اس جمہوری نظام میں، اور اب انہیں آہستہ آہستہ اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کی سلمان اکرم راجہ سے لڑائی، اور دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ دونوں سے جس قسم کی توقعات آپ ایز اے فالوور پاکستان تحریک انصاف رکھتے ہیں وہ دونوں پوری نہیں کر رہے۔ جب 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر گولیاں چل رہی تھی، لاہور سے قافلے نکلنے چاہیے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں تھے؟ غالباً اپنے گھر میں ہی ہوں گے اور ٹی وی پر بیٹھ کر انقلاب لا رہے تھے۔ اور پھر دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہیں اس سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج ہیں یا پھر اگر انہیں ذمہ داریاں نہ دی جائیں کہ آپ لیڈ کریں تو وہ کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ رہا ہوں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف جانے اور ان کا کام جانے۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں ان کی اب لڑائی ہو گئی ہے، اور رؤف حسن صاحب نے کہا کہ کوئی بھی شیر افضل کے شر سے نہیں بچ سکا، لہٰذا اس حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ اب لڑائی ان کی یہ کہ جناب کون زیادہ وفادار ہے اور کون پارٹی کے اندر جو ہے وہ زیادہ عمران خان کے لیے بیانات دیتا ہے، تو یہ ان کی لڑائی ہے، اس سے زیادہ ان کی لڑائی اور کچھ نہیں ہے۔ اب ہوتا ہی ہے جی کہ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کو ذمہ داری دی گئی، لیکن بیانات آپ کو کہیں اور سے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے اوپر ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پہلے بھی شیر افضل مروت کو پارٹی کے اندر نوٹیفیکیشنز جو ہیں کروائے گئے، شوکاز نوٹسز ہوئے، اور خان صاحب سے پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ ان کی لڑائی جو ہے اسی طرح آپ کو آگے بھی نظر آئے گی، پہلے بھی اسی طرح لڑتے رہے ہیں۔ اچھا، آج ایک اور بھی ایک خبر تھی اڈیالہ جیل کے حوالے سے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ بحث بھی ہوئی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آج دن تھا عمران خان سے ملاقات کا، یعنی جو کل دن گزر گیا ہے، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ عمران خان کو ملنے کے لیے کوئی گیا ہی نہیں۔ اب اس کا جواب شیخ وقاص اکرم صاحب نے دیا، کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں پارٹی کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لسٹ دی جاتی ہے جی، جسے پروف کر کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ہم جیل حکام کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم نے دی تھی ایک لسٹ، لیکن اسے پروف نہیں کیا گیا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پہلی دفعہ کوئی ملنے نہیں گیا،
اور اس سے پہلے بھی جی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ملاقات متعدد دفعہ جب آپ کا ڈے آتا ہے تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی یہ لوگ سیاست آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, اب جاوید لطیف صاحب, جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کے اپنے گھر سے آواز آ رہی, 2 آوازیں آ رہی ہیں جی. جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے نتائج کو آگے پیچھے کرنے میں جنرل فیض حمید کا بھی کردار تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ان کا کردار تھا تو یہ حکومت جو فارم 47 پہ کھڑی ہے تو آپ نے تو ایک چارج شیٹ فارم 47 والوں پر بھی عائد کر دی. نواز شریف جو اس وقت پاکستان کی حکومت کے سربراہ اور شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے, تو یہ ان کے اوپر بھی ایک چارج شیٹ ہے. یعنی 13 سیٹوں والی جماعت کو حکومت دے دی گئی. تو کوئی جاوید لطیف صاحب سے پوچھا کہ میاں صاحب کیا مجبوری تھی, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ کے کون سے راز ہیں یا کون سی فائلیں ان کے پاس آپ کی پڑی ہیں کہ آپ نے مجبوری کی حالت میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ جو حکومت ہے اسے قبول کیا. اور یہ سوال جو سہولت کاری کا ہے, سہولت کار کون ہے اور کس نے سہولت کاری کی, یہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے آپ کو اس قسم کی باتیں ہمیشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جاوید لطیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 فروری کو میری جماعت اکثریت میں نہیں تھی, پک اینڈ چوز ہوا کس کو کہاں بٹھانا ہے. میں گھیر گھار کر ہمیں عدم اعتماد کروایا گیا, یعنی جو عمران خان کے خلاف. اور وہی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب کے علاوہ بھی لوگ کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ یہ ہو, اور عدم اعتماد ہو گیا اور عمران خان کی حکومت کو جو وہ گھر بھیج دیا گیا. اور پھر کاشف عباسی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جناب ٹھیک ہے, اور آپ کو 30 نمبر سے اٹھا کر آپ کو حکومت دے دی. اور پھر وہ ہنسنے لگ گئے, اور پھر جاوید لطیف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں آپ کو پھر سے ایک اور بھی خبر دے دوں, اور کچھ نون لیگ کے اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ الیکشن میں دھاندلی کی تاریخ رقم ہوئی, 16 سیٹوں والی پارٹی حکومت کر رہی ہے, وزیر اعظم اپنی سیٹ تک نہیں جیتا. تو شہباز شریف صاحب, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں اور یہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ویورز, پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہانی اور ان کے حوالے سے آپ کو باتیں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک حسن ایوب نے جی ٹویٹ کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے دوسروں کو عزت دینا ہوگی. تو سر, عزت دینے سے نہیں ہوتا, عزت کروائی جاتی ہے. آپ کے کرتوت ایسے ہوں گے تو سر عزت آپ کو ملے گی. اور یہ اوبویسلی انہوں نے جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ 2027 تک آپ کو معافی نہیں ملے گی, اور جب تک آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے عزت اور احترام سے بات نہیں کرتے. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو سننے کو ملیں گی. بس یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.